हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इंटायरली एक्सप्लेन्ड, जहां आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द केरला स्टोरी, जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल मूवीज में टॉप करती है। लोग इस मूवी को लेकर आपस में मारामारी कर रहे हैं और इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बोलूंगा वो सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा और मैं सिर्फ मूवी के बारे में बात करूंगा। मूवी में दिखाए गए इवेंट्स कितने रियल या फिर फेक हैं, इसको आप भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके पता लगा सकते हो। तो मूवी की कहानी को मूवी के अंदर आगे पीछे करके दिखाया गया है, मतलब मूवी की एंडिंग आपको पहले ही दिखा दी जाती है, जिसके बाद बीच बीच में फ्लैशबैक्स चलते हैं। लेकिन इस वीडियो में इस मूवी की कहानी को मैं आपको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताऊंगा, मतलब कहानी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी तो दूसरे पॉइंट पर जाकर एंड होगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर और क्यूट सी यंग लड़की शालिनी पुन्नीकृष्णन के साथ, जो कि केरला की तिरुअनंतपुरम नाम के एक बहुत ही सुंदर से जगह से बिलोंग करती है। वो वहाँ अपनी मम्मी और अपनी नानी के साथ रहती है। शालिनी का घर और गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बट एज ऑलवेज शालिनी को बड़ी डिग्री, बेटर प्लेसमेंट और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने घर और गांव को छोड़कर कोटरम नाम के एक शहर पर शिफ्ट होना पड़ता है। वहां हॉस्टल में शालिनी को 3 रूममेट्स मिलती हैं, जो कि शालिनी की तरह ही नर्सिंग की स्टूडेंट होती हैं। नीमा एक क्रिश्चियन लड़की होती है, गीतांजलि कोची से होती है और ये मोहतरमा हिंदू होती हैं। तीसरी दीदी जो होती हैं आसिफा बा, उनका घर हॉस्टल से काफ़ी ज़्यादा पास है और ये मोहतरमा मुस्लिम लड़की हैं। आसिफा बा सभी लड़कियों को समझाती है कि मेरा घर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास है, जहाँ पर हम लोग कभी भी जा सकते हैं और यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को भी जानती हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि तुम लोगों को कभी घर की याद भी नहीं आएगी और दोस्तों की भी कभी नहीं होगी। इसके बाद सभी लड़कियाँ कॉलेज का पहला दिन बिताने के लिए कॉलेज जाती हैं। वहाँ कॉलेज वाले नर्सिंग का इंपॉर्टेंस सभी बच्चों को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बताते हैं कि इंडिया जैसे कंट्रीज में नर्सेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तभी पीछे से छिप के कोई गीता, नीमा और शालिनी की फोटो खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंक्लूडिंग शालिनी सभी लड़कियां घूमने के लिए निकलती हैं, तो आसिफा उन लड़कियों को अपने कजिन रमीज से मिलाती है। रमीज बताती है कि वह एमबीबीएस के लास्ट ईयर का स्टूडेंट है और एमबीबीएस के बाद उसका एमएस करने का प्लान है। फिर वह यूके एंड ब्रिटेन जैसे किसी देश में शिफ्ट होना चाहता है। वह बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि रमीज के अकॉर्डिंग क्योंकि वह एक मुसलमान है, इसीलिए वह रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म पर भी भरोसा नहीं करता और इसलिए रमीज भाई साहब इसी जिंदगी में लोगों की जितनी पॉसिबल हो सके हेल्प करना चाहते हैं। शालिनी रमीज के बिहेवियर, पर्सपेक्टिव और विजन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद सभी लोग एक बीच पर जाते हैं, जहाँ वे लोग मस्त सेल्फी उल्फी लेते हैं। फिर वे लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ आतिफा उन लोगों को बताती है कि मुसलमान लोग खाने से पहले खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां जब होटल से बाहर आती हैं तो शालिनी आतिफा से पूछती है कि तुमने खाना खाने से पहले अल्लाह से प्रे क्यों किया। आतिफा बताती है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो अल्लाह के कारण ही पॉसिबल हो पाता है और इसलिए अगर यदि हम लोग अल्लाह को थैंक्स नहीं बोलेंगे तो हेल में वे लोग हमें हेल फायर में जलाएंगे। जिस पर गीता, शालिनी और नीमा सभी आतिफा से पूछते हैं कि भगवान तो हमसे प्यार करते हैं, हम तो उनसे प्यार करते हैं, फिर वो हम पर गुस्सा क्यों होंगे, वो हमें आग में क्यों जलाएंगे। जिस पर आतिफा जवाब देती है तुम मानो या फिर ना मानो, ये दुनिया सिर्फ अल्लाह ही चलाते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं। आतिफा की बातों का शालिनी और गीता के दिमाग पर काफी ज्यादा गहरा असर होने लगा होता है। नीमा को आतिफा की बातें बकवास लगती हैं और इसलिए हर वीकेंड वो अपने घर जाती है। गीता को घर से ज्यादा हॉस्टल पसंद है और शालिनी का घर काफी ज्यादा दूर है, इसलिए आजकल जनरली आतिफा शालिनी और गीता को हर वीकेंड अपने घर लेके जाती है। शालिनी को आतिफा के घर वालों का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा, स्पेशली उसकी माँ का। इसीलिए कोई इवेंट्स या फिर फेस्टिवल वे लोग आतिफा के घर पर ही मनाया करते हैं। और हाँ, रमीज और शालिनी और अब्दुल और गीता के बीच अभी कुछ कुछ होने लगा है। इसको एक्सप्लेन करना टेनेट को एक्सप्लेन करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। अगले सीन में हम गीता, नीमा और आतिफा को देखते हैं, जो कि एक मॉल में कुछ शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, लेकिन कुछ आदमी उन लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। उनमें से एक आदमी गीता को गलत जगह पर छूता है, जिसके रिस्पॉन्स में नीमा भड़क जाती है और उन लोगों के बीच में झड़प होने लगती है। देखते ही देखते हुए अनजान आदमी गीता, नीमा और शालिनी के साथ मारपीट करने लगते हैं और उन लोगों के सभी लोगों के सामने कपड़े फाड़ देते हैं। इस इंसिडेंट का गीता और शालिनी के दिमाग पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर हुआ। शालिनी को डर लगने लगा, उससे हर आदमी ऐसा दिखता है जैसे कि वह शालिनी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जिसके कारण वे लोग अब रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। आतिफा गीता, शालिनी और नीमा को समझाती है कि मार्केट में इतनी सारी लड़कियां थी, लेकिन पता है तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुम लोगों ने हिजाब नहीं पहना था। हिजाब पहने एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है और ना ही कोई उन्हें छोड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। इसके बाद आतिफा जीसस का एग्जाम्पल लेती है और बताती है, अरे जो भगवान अपने बेटे को नहीं बचा पाया वो तुम लोगों को कैसे बचाएगा। जिस पर नीमा भड़क जाती है और बोलती है, आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाइंग देम। इसके बाद आतिफा गीता और शालिनी को अब्दुल और रमीज से मिलाने के लिए ले जाती है। रमीज और अब्दुल बताते हैं कि वे लोग कितने ज्यादा शर्मिंदा है इस इवेंट को लेकर। इसके बाद रमीज और शालिनी और अब्दुल और गीता फिर से डेट करने लगते हैं। उन लोगों के बीच कुछ कुछ होने लगता है, आई डोंट नो कैसे। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, उन्होंने गीता और शालिनी को शादी से पहले ही सेक्स करने
करने के लिए मना लिया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये इंटर कास्ट नहीं भाई, ये इंटर रिलीजियन चीज होने वाली है। एंड आई डोंट नो कि ये लड़कियां कौन सा महंगा नशा करती हैं और ये लड़कियां मान भी गई। इसके बाद आता है दिवाली का दिन, लेकिन गीता और शालिनी को कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। उनके अकॉर्डिंग दिवाली बस एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग मीठे मीठे पकवान खाते हैं। आतिफा शालिनी और गीता से पूछती है कि तुम कौन से गॉड को मानते हो, जिस पर शालिनी जवाब देती है कि आई थिंक शिवा इज ए एपिक गॉड। आतिफा बोलती है कि यह कैसा गॉड है तुम्हारा जो कि अपनी मरी हुई वाइफ को पूरा इंडिया लेकर एक कॉमन मेम की तरह घूमता रहा और रोता रहा। शालिनी जवाब देती है आई थिंक राम एंड कृष्ण आर टू अनदर एपिक गॉड्स। उधर से आतिफा का जवाब आता है राम, जिसकी वाइफ को रावण उठा के ले गया, उसको लाने के लिए वानर सेना की मदद लेनी पड़ी, उससे गॉड कहते हो तुम लोग, और तुम्हारा एक भगवान तो हजारों लड़कियों के साथ रास लीला करता है। ये कैसा गॉड है तुम्हारा जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है। गीता और शालिनी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। आतिफा बताती है कि तुम लोग कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने गलत रास्ता चुना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि गीता और शालिनी अब्दुल और रमीज के बारे में अपने घर वालों को कैसे बताए, इसलिए वे लोग डिसाइड करते हैं कि इस मामले में वे लोग अपना मुंह बंद ही रखेंगे। अब शालिनी और गीता अपने अपने घर जाते हैं। शालिनी की मम्मी दरवाजा खोलती है, लेकिन शालिनी को हिजाब पहने देखकर उनको काफी ज्यादा अजीब लगता है। शालिनी की मम्मी प्रसाद देती है तो शालिनी उसे भी लेने से मना करती है। शालिनी अपना जस्टिफिकेशन देती है और बोलती है आप सालों से अपने भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, व्रत रखे, उपवास रखी, लेकिन क्या आपके भगवान आपके पति को जिंदा कर पाए? नहीं ना। अरे जो खुद की मदद नहीं कर सकता वो आपकी मदद कैसे करेगा? इतना जानते हुए मुझे अपने दोस्तों के सामने खुद को हिंदू बुलाने में शर्म आती है। बस इतना होना था कि शालिनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। दूसरी तरफ गीता के पापा एक कम्युनिस्ट है और इसलिए वे गीता को हिजाब की कमियों पर लेक्चर देने लगे, लेकिन उनकी मम्मी को तो ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन इसके जस्ट बाद हमें पता चलता है कि शालिनी और उसकी मम्मी की कन्वर्सेशन काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, जिसके कारण शालिनी खुद को संभाल नहीं पाई और इसलिए अभी वो हॉस्टल से दूर रमीज के साथ लिव इन में रहती है। लिव इन क्या होता है? लिव इन मतलब ये होता है कि शादी से पहले कपल्स जैसा एक साथ रहना। ओके, इसके बाद एक्चुअली में हमें क्लैरिटी हो जाती है कि गीता और शालिनी अब इस्लाम धर्म में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। वो मौलवी की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। इसके बाद एक्चुअली में शालिनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। रमीज बोलता है कि मैं इस बच्चे की गारंटी नहीं ले सकता, जिस पर गीता बोलती है कि तुम तो एक डॉक्टर हो, चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। रमीज नहीं मानना चाहता था, लेकिन फोर्सफुली उसको मानना ही पड़ा। लेकिन अगर शालिनी और रमीज आपस में शादी कर ले तो ये बच्चा उनका जायज बच्चा होगा। लेकिन शालिनी को रमीज से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि रमीज एक मुसलमान है। शालिनी ये सुनकर पहले तो भड़क जाती है, लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे बस यही एक रास्ता दिखता है, जिसके कारण शालिनी इस्लाम धर्म अपना लेती है। इधर गीता को धीरे धीरे इल्यूजन के बाहर दिखाई देने लगता है और वह समझ आती है कि ये सब कुछ बस एक ट्रैप है। उन्होंने पहले शालिनी को प्रेग्नेंट किया ताकि मजबूरन उससे इस्लाम धर्म अपनाना पड़े। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल की वजह से गीता प्रेग्नेंट नहीं हुए, नहीं तो फिर उसके साथ भी वही कांड होते जो कि अभी शालिनी के साथ हो रहे हैं। अब्दुल को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में आके बोलता है तुम मेरे मर्दानगी पे सवाल उठा रही है मादरचो। दोनों के बीच सनसनी फैला देने वाली काफी ज्यादा गर्मागर्म बहस होती है। अब्दुल बोलता है नामर्द बोली तू मेरे को, नामर्द, अब तेरे को मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। एक्चुअली में अब्दुल के पास गीता के फोटोज हैं, लेकिन बिना कपड़ों वाले, जो कि गीता नहीं अब्दुल को भेजे थे सस्ता नशा करने के बाद, जिसके कारण अब्दुल गीता को धमकी देता है कि चुपचाप मेरे साथ शादी करके सीरिया चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। इधर शालिनी मौलवी साहब के पास जाती है तो मौलवी साहब उससे बताते हैं कि अब्दुल बहुत ही कावर्ड और सेल्फिश निकला और अपनी मम्मी के साथ कहीं चला गया है, उसका कुछ मसला हो गया है और इसीलिए वो अब वापस कभी नहीं आएगा। मौलवी साहब सजेस्ट करते हैं कि तुम रमीज को भूलकर किसी और से शादी कर लो जो कि इस बच्चे की भी जिम्मेदारी ले, लेकिन शालिनी तो रमीज से प्यार करती है, वह किसी और से शादी कैसे कर सकती है? क्योंकि शालिनी इस बच्चे को गिरा भी नहीं सकती है, शालिनी के फैमिली वाले इस बेबी को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, नौकरी शालिनी के पास है नहीं, उसके नर्सिंग की डिग्री भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जिसके कारण शालिनी डिसाइड करती है कि वह सुसाइड कर लेगी। व्हाई शुड शी लिव? लेकिन इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद सुसाइड करना एक बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। शालिनी का पहला पाप, उसने शादी से पहले खाट कबड्डी खेली। दूसरा पाप, उसने अपनी मम्मी और अपने घर वालों से झगड़ा किया। और तीसरा पाप, उसने नशा किया। अल्लाह किस किस की सजा शालिनी को दे, लेकिन हाँ, अगर शालिनी किसी और से शादी करके अल्लाह की राह में उसका पैगाम और हुकूमत बढ़ाने के लिए खलीफा की खिदमत करने के वास्ते अपने शोहर के साथ सीरिया चली जाए तो अल्लाह एक क्या हजारों गुनाह माफ कर देगा और फिर उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा।
दिया। शालिनी को मजबूरन ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है और वो इसाक नाम के एक मुसलमान आदमी से शादी कर लेती है जिसने हाल ही में क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर मुसलमान धर्म को अपनाया था। इधर गीता मूव ऑन कर चुकी है और वह अब्दुल के ऑफर को डिनाई करती है और सारे गिला शिकवा को भूलकर अपने घर वालों के साथ एक आदर्श बेटी के रूप में रहने की कोशिश करने लगती है, जिनके साथ कुछ ही समय पहले उसने बहुत ही भयानक तरीके से झगड़ा किया था। इसाक और शालिनी के शादी के बाद शालिनी की मम्मी मौलवी के घर आती है और बोलती है, मैं अपने दामाद और बेटी को अपना लूंगी, मैं मुसलमान धर्म को भी अपना लूंगी, बस मुझे मेरी बेटी और दामाद को अपने साथ मेरे घर लेकर जाने दो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने पसंद के लड़की के साथ शादी कर ली। लेकिन शालिनी अपने मम्मी की तरफ जाने के बदले इसाक की तरफ मुड़ जाती है। शालिनी की मम्मी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आंटी जी को पता चलता है कि शालिनी तो प्रेग्नेंट है। इधर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है कि किसी ने एक अनजान लड़की की न्यूड फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिससे पूरे केरला में सनसनी मच गई है। गीता ये न्यूज देखते ही सुसाइड कर लेती है क्योंकि ये न्यूड फोटोज गीता के ही होते हैं। इधर शालिनी इंडिया को छोड़कर कोलंबो श्रीलंका पहुंच जाती है, तब उसे नीमा का कॉल आता है। शालिनी के साथ जो भी कांड हुए थे वह नीमा को बता देती है। इसके बाद नीमा शालिनी को बताती है कि शालिनी ने उससे जिस लड़के से मिलने के लिए बोली थी, उससे मिलने पर उस लड़के ने नीमा के पानी से भरे गिलास में नशे की दवा मिला दी, जिसके कारण नीमा बेहोश हो गई। जिसके बाद बेहोशी की हालत में उसे बहुत ही भयानक तरीके से असॉल्ट किया गया। रोज 18-20 आदमी आते थे और उसे एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। वो तो अच्छा हुआ कि किसी तरीके से नीमा वहां से सक्सेसफुली भाग गई। इसके बाद शालिनी को यह भी पता चलता है कि अब्दुल के कारण गीता ने सुसाइड कर लिया है। एक्चुअली में बस ये एक ट्रैप था। आतिफा, अब्दुल, रमीज, मौलवी सब आपस में मिले हुए थे और उनके अनुसार अब्दुल और रमीज जैसे नौजवानों के कंधों पर ही तो मानवीर औरंगजेब जैसे लोग जो काम हिंदुस्तान में अधूरा छोड़ गए थे उसको पूरा करने की जिम्मेदारी ISIS ने उनको दी है, जिसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और वे लोग उसको अपने लाइफ का सबसे बड़ा गोल मानते हैं। इसीलिए नीमा शालिनी को समझाती है, जस्ट फक द हनीमून एंड कम बैक टू होम बिकॉज यू आर नॉट सेफ, बट यू नो इट वॉज टू लेट। शालिनी के दिमाग में इस्लाम ने इस तरीके से घर कर लिया था कि शालिनी को लगने लगा कि गीता और नीमा को उनके पापों की सजा मिल रही है। इसके बाद शालिनी अपने पति इसाक के साथ सीरिया के सफर में निकल पड़ती है। एक्चुअली में इसाक भी एक काफ़ी बड़ा अपराधी है जो कि कई सारे टेररिस्ट मामलों में शामिल रहा है और कई सारे नेशनल सिक्योरिटी के केस उस पर चल रहे हैं और इंटरपोल ने उस पर एक नोटिस भी जारी किया है। जाने से पहले शालिनी को हथियारों की ट्रेनिंग तो नहीं दी गई थी, लेकिन उनको मैप में रास्तों को समझाया गया था। इवन उनको वो मैप याद करने के लिए भी कहा गया था। उनको कंपास यूज करना सिखाया गया और उनको सर्वाइवल की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई। उनकी स्पेशल क्लासेस ली जा रही थी। सारे वीज़ा और पासपोर्ट किसी अनजान आदमी ने उनको बना के दिए, सारा पेपर वर्क करके दिया और उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए। धीरे धीरे अपने सफर को तय करते हुए वे लोग अफगानिस्तान में हेरात नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही शालिनी को इसाक का असली चेहरा दिखता है। वह जबरदस्ती शालिनी के साथ सेक्स करता है और शालिनी को उसकी औकात में रहने के लिए कहा जाता है। शालिनी और इसाक को एक कमरा दिया जाता है। वह कमरा नहीं, एक खंडहर था। पूरे कमरे में मकड़ी के जालों ने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि उस कमरे को एक घर जैसी फीलिंग दे सके। अब इसी जगह से ISI शालिनी और बाकी लड़कियों को अपनी फोर्स के लिए ट्रेन करेगा, जिसके बाद उनको ISIS के लिए रिक्रूट किया जाएगा। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि शालिनी को एक बेटी होती है। इसके बाद इसाक काबुल में किसी मिशन के लिए जाता है। शालिनी अकेले रह जाती है। वह यहाँ से भाग तो सकती नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, स्पेशली वुमेन्स के लिए। एक बार उसने देखा था कि एक औरत का बीच चौराहा में हाथ काट दिया गया था सभी लोगों के सामने, बस इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाने की हिम्मत की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शालिनी की बच्ची रोने लगती है। घर में पैसे तो है नहीं, कपड़े नहीं है, दवाई नहीं है, वो अपनी बच्ची को अकेले कैसे संभालेगी। ऐसा बोल के शालिनी अपने नेबर के सामने जोर जोर से रोने लगती है। वह इन चीजों से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी होती है। वो अपने घर इंडिया वापस जाना चाहती है, जिसके लिए वह बस एक बार अपनी मम्मी से बात करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अफगानिस्तान में किसी भी औरत को फोन रखने की छूट नहीं होती है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज कॉल को आसानी से ट्रैक कर लेती हैं। लेकिन फिर भी शालिनी किसी तरीके से अपने नेबर को मनाती है, जिसके बाद शालिनी के नेबर उसको एक औरत से मिलाती है। वो औरत बताती है कि फोन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, तुम मैसेज रिकॉर्ड कर दो, मैं उनको भेज दूंगी, लेकिन उधर से कोई
कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। शालिनी झट से मान जाती है। इसके बाद शालिनी उस फोन में अपना मैसेज रिकॉर्ड करती है। इसके बाद वह बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। इसके बाद वह मैसेज में अपना एड्रेस रिकॉर्ड करती है और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट फाइल करवाने के लिए बोलती है। मैसेज रिकॉर्ड करके फोन उस औरत को दे देती है और बहुत बहुत शुक्रिया बोल के वो अपने नेवर के साथ उस औरत के घर से निकल जाती है। वह लोग उस औरत के घर से कुछ दूर निकले ही थे, तभी उस औरत का पति आ जाता है जो कि उस औरत को गोली मार देता है, क्योंकि उसके पास फोन थी। गोली की आवाज से शालिनी की बच्ची रोने लगती है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बंदूक पकड़े दो आदमी शालिनी के घर आते हैं और उससे बताते हैं कि कल रात काबुल में हमारा काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें आपका पति इसाक भी मारा गया। ये जानते ही शालिनी अंदर से टूट जाती है और उसकी बची कुछ हिम्मत भी खत्म होने लगती है। इधर हम देखते हैं कि शालिनी के परम मित्र नीमा शालिनी और गीता की फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और उनको सारा मामला बता के समझाती है। यह सिर्फ कन्वर्जन नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है सर, जिस पर एज ऑलवेज वो ऑफिसर्स आंसर देते हैं। ये देश कानून से चलता है और कानून इमोशन से नहीं, एविडेंस से चलते हैं। आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। हम कैसे दो लड़कियों के पर्सनल डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इधर फिर से कुछ बंदूकधारी शालिनी के घर आते हैं और उसको जबरदस्ती पकड़कर ले जाया जाता है। फिर वे लोग शालिनी को अपने ट्रेनिंग कैंप में शिफ्ट करते हैं, जहाँ शालिनी को अपने तरह बहुत सारी औरतें दिखती हैं जिनको फोर्सफुली मुस्लिम में कन्वर्ट करके उनका ब्रेन वॉश करके यहाँ तक लाया गया था। वे लोग शालिनी से उसकी बेटी भी छीन लेते हैं। शालिनी देखती है कि उन औरतों को मेटल के चेन से बांध कर रखा गया है। इधर नीमा और पुलिस वाले के बीच में कांटे की टक्कर चल रही होती है। नीमा बोलती है कि मेरी एफआईआर लिखने में आपको इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप हमें जस्टिस कब दिलाएंगे। एक्चुअली में नीमा सालों से एविडेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही है ताकि जिन लोगों ने नीमा और उनके दोस्तों की जिंदगी बर्बाद की है उन लोगों को सजा दिलाई जा सके। इधर शालिनी अपना दुखड़ा सभी औरतों को सुनाने लगती है। वो बताती है कि जिनके मर्द नहीं होते उनको या तो जंग में शहीद होना होता है या फिर शरीर में बॉम्ब बांध कर उनको अल्लाह अकबर बोल के खुद की जान लेनी पड़ती है। अभी शालिनी उन औरत से बात कर ही रही होती है, तभी एक आदमी आता है जो कि शालिनी को फोर्सफुली अपने साथ एक कैंप में लेके जाता है। वहाँ बारी बारी से 3-4 आदमी शालिनी के साथ करते हैं। सुबह होने पर सभी औरतों को कैंप से बाहर निकालकर अफगानिस्तान बॉर्डर के सामने आखिरी कैंप में लेके जाया जाता है। लेकिन क्योंकि शालिनी ने मैप को अच्छे से याद कर लिया था इसलिए उसको रियलाइज हो गया था कि उसके वहां से भागने का ये आखिरी चांस है। शालिनी छत से होते हुए अपने साथ 2 औरतों को लेकर वहां से भागने लगती है और भागते भागते हुए लोग ईरान पाकिस्तान की सीमा के सामने त्राल डेजर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ISIS के जवान गाड़ी से उनका पीछा करने लगते हैं। शालिनी के साथ बाकी औरतें अपनी तरफ से पूरी जान लगा के भागने की कोशिश करने लगती है। तो होना क्या था, धीरे धीरे ISIS के जवान उन लोगों के सामने पहुंचते हैं। शालिनी के अलावा 2 और औरतों को वो लोग गोली मार के गिरा देते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि ऐसे में उनका भांडा फूट जाता। लेकिन तभी शालिनी पानी के कारण ढलान में बले गड्ढों में कहीं छिप जाती है। ISIS के जवान उसको ना पाकर वहां से वापस चले जाती हैं। इधर शालिनी भागना कंटिन्यू रखती है। भागते भागते वो अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाती है। लेकिन खाने पीने की कमी और लगातार कई दिनों तक फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के कारण वो धूप में बेहोश हो जाती है। लेकिन एक अफगानिस्तानी ऑपरेशन ड्रोन शालिनी को नोटिस कर लेती है। और ऐसा इमेजिन करो, अभी जो मैंने आपको बताया वो सारा का सारा माजरा शालिनी उन अफगानिस्तानी सोल्जर्स को बताती है कॉन्फेस में। शालिनी को वापस इंडिया जाना है, लेकिन उन अफगानिस्तानी सोल्जर्स के पास शालिनी के एक टेररिस्ट होने के सारे एविडेंस हैं, फेक पासवर्ड से लेकर के सब कुछ। इनफैक्ट इंडिया ने यह भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि शालिनी नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन वे अफगानिस्तानी वादा करते हैं कि अगर शालिनी ने उनके साथ सही से कोऑपरेट किया तो प्रोबेबली वे लोग उसकी मदद कर सकते हैं और उसकी बेटी को भी ढूंढने की कोशिश किया जाएगा। इसके बाद शालिनी जी भर के अपने मम्मी से बात करता है। बस यार यहीं पर इस खूबसूरत कहानी का एंड होता है। आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी और इस स्टोरी को लेकर, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में हुआ है या फिर ये बस एक प्रोपेगेंडा है जिसकी आड़ में आपका यूज करके लोग पैसे छाप रहे हैं। सो गिव योर ओपिनियंस एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, थैंक यू गाइस।